हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एसएससी फेज 9 के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले एक वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कंप्रिहेंशन टेस्ट में जो वोकैब आता है उसका पार्ट। तो क्या होता है कि आपको पता है कि एसएससी के एग्जामिनेशंस में स्पेसिफिकली एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज पर के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस में भी वोकैब से पूछ लिया जाता है कि कोई वर्ड दे दिया, आपको पूछ लिया कि इसका मीनिंग बता दो, सिनोनिम बता दो, एंटोनिम बता दो, या तो कोई इडियम फ्रेज दे दिया और फिर उसकी मीनिंग वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे कर रहे हैं। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू पिक अप द इंटायर पैसेज, तो हम वहां पे कुछ कुछ सेंटेंसेस को ले रहे हैं और उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम ले रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। द फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे छोटा सा आप कह लो पैसेज है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, वह है द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाज इन अ वे comparable to the successful development in the 20th century. In fact, the historical roots of electricity extend far back into antiquity. तो यहाँ पे हमारा क्या कहा जा रहा है, द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाज, जो आगमन था इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक है, इन अ वे एक तरीके से वो क्या था, कंपेरेबल टू द सक्सेसफुल डेवलपमेंट। एक जो हमारा विकास है, जो एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट है, वो उसके कंपैरिजन में क्या था, जो इलेक्ट्रिक पावर था उसको क्या माना जाता था, एक विकास माना जाता था, एक सफलतम विकास माना जाता था 20th सेंचुरी में। ठीक है, बट इन फैक्ट द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंड फार बैक इनटू एंटिक्विटी। तो जो हमारा जो हिस्टोरिकल रूट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो यहाँ से नहीं कि 20th सेंचुरी में आया, वो काफी प्राचीन समय से वो उसका रूट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसका, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे एंटिक्विटी का मतलब क्या होगा, प्राचीन समय में। ठीक है, पास्ट टाइम में आपको देखने को उसके रूट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा बना, गिव अ सिनोनिम फॉर एंटिक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पे एंटिक्विटी का सिनोनिम पूछ लिया इन्होंने। तो एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है, जो काफी प्राचीन हो। ठीक है, तो जो काफी पुरानी हो, काफी प्राचीन समय। ठीक है, समय की बात हो उसको हम कैसा रेफर करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये एंटिक्विटी का है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, हमारा सेकंड ऑप्शन है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ठीक है, तो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, अनिच्छा। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी अनिच्छा की जो फीलिंग है, डिसलाइक की फीलिंग है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीपैथी। ठीक है, ऑप्शन 3 देख लेते हैं। ऑप्शन 3 हमारा है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, विशिष्टता। ठीक है, विशिष्टता। अगर इंग्लिश में यूनिकनेस का मतलब अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है कि बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब कि अगर कोई चीज यूनिक है, अगर कोई चीज यूनिक है तो वो अपने तरीके में केवल एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप में विशिष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हमने देख लिए और पूछा क्या गया है क्वेश्चन हमसे, एंटीक्विटी का पूछा गया है, सिनोनिम बताने को कहा गया है। और एंटीक्विटी का मतलब होता है काफी प्राचीन समय का हो जो। ठीक है, काफी प्राचीन समय। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 है आप देखो, विच इज एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब भी होता है प्राचीन। ठीक है, जो इतिहास में काफी पीछे का, काफी पहले का, प्राचीन समय का। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंशिएंट का। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीक्विटी है इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो एंशिएंट होगा। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन। तो आगे देख लेते हैं, जो दूसरा हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है वो है द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाज। अगेन सेम पैसेज है, उससे दूसरा क्वेश्चन आया है। तो हमारा पैसेज क्या है हमने देख लिया था, इसका मीनिंग देख लिया था इस पैसेज का। द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाज इन अ वे
comparable to the successful development in the 20th century. In fact, the historical roots of electricity extend far back into antiquity. ठीक है, तो यहाँ पे अब पूछा क्या गया है हमसे, another word for advent is, तो जो हमारा यहाँ पे एक वर्ड है दिया गया है पैसेज में एडवेंट, उन्होंने पूछा है कि another word for advent is, तो एडवेंट का एक तरीके से उन्होंने सिनोनिम पूछा है। ठीक है, another word क्या हो सकता है एडवेंट का। यहाँ पे देखो आप, एडवेंट है यहाँ पे द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी से ही गेस कर सकते हो कि द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो एडवेंट का यहाँ पे क्या मतलब होगा, तो एडवेंट का मतलब यहाँ पे होता है आगमन। ठीक है, आगमन, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, है ना, कमिंग इनटू बीइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, खोज। ठीक है, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज। और यहाँ पे अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन। ठीक है, अराइवल का मतलब होता है आगमन। ऑप्शन 3 हमारा है इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। ठीक है, आविष्कार। आपको यहाँ पे डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क समझना होगा। डिस्कवरी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज पहले से ही एग्जिस्टेंस में है बट लोगों को नहीं पता है, अगर वो चीज आपने लोगों को उजागर कर दी, आपने वो चीज पब्लिक कर दी, है ना, यू हैव मेड दैट थिंग और द प्लेस नोन टू अदर्स, अगर आपने दूसरों को उसके बारे में बताया, अगर आप पहले वो व्यक्ति हो उसको जानने वाले, तो आपको क्या कहा जाएगा, डिस्कवरर कहा जाएगा, आपको खोजकर्ता कहा जाएगा। आपने उसकी खोज की है, वो चीज आपने बनाई नहीं है ना, वो चीज पहले से वहां थी बट आपने उसको ढूंढा है, खोजा है। ठीक है, तो डिस्कवरी का मतलब ये होता है। बट इन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो आपने इन्वेंट करी है ना, वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो उसको आपने बनाया है ना, वो पहली बार अस्तित्व में आया है। तो इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो पहले से कोई चीज है उसको ढूंढना, खोज लेना। और इन्वेंशन का मतलब होता है कि कोई नई चीज इजाद करना, है ना, कोई नई चीज बनाना, है ना, तो उसको हम कहते हैं आविष्कार। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो यहाँ पे पूछा क्या गया हमसे, एडवेंट का पूछा गया है, एनदर वर्ड यानी सिनोनिम पूछा गया है। तो एडवेंट का मतलब होता है आगमन। तो यहाँ पे क्या क्या ये इलेक्ट्रिक जो पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, वो कहीं किसी दूसरी जगह से दूसरी जगह गया, एक जगह से दूसरी जगह, वहां से आया, उसका आगमन हुआ? नहीं। तो इसका जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा अनदर वर्ड होगा एडवेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज कह रहा है कि द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी आफ्टर दी डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, क्या हुआ, इन अ वे इट वाज comparable to the successful development in the 20th century। ठीक है, तो यहाँ पे एडवेंट का जो यहाँ पे करेक्ट और अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो होगा डिस्कवरी, खोज। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन आप देखो 2 and 1 both are closely associated to the word, their meanings are closely associated to the meaning of the word advent. But if you talk about the if you also consider the passage and the meaning of the advent according to the passage, then you would say that option 1 seems to be the appropriate one. So we would mark option 1 discovery as the correct option. Let's move on, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। Science often appears to be very difficult and sometimes even magical। ठीक है, साइंस प्राय क्या अपीयर होता है, इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही काफी जो है डिफिकल्ट होता है, कठिन प्रतीत होता है। एंड समटाइम्स, और कई बार, इवन मैजिकल, कई बार तो ये जादुई प्रतीत होता है। क्या, साइंस, विज्ञान। इट इज डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, यह डिफिकल्ट है, माना जाता है, वास्तव में यह डिफिकल्ट है साइंस। बट वी आर रॉन्ग इफ वी बिलीव दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मानते हैं
वास्तव में ये कठिन है, ठीक है, बट लेकिन हम गलत हैं अगर हम ये कहें, अगर हम ये विश्वास करें कि हम इसे समझ नहीं सकते, ठीक है। तो साइंस कई बार प्राय क्या होता है, कठिन जान पड़ता है, और कई कई बार तो ये जादुई भी प्रतीत होता है, और ये वास्तव में डिफिकल्ट है, कठिन काम है साइंस को जानना। बट हम उस समय गलत होते हैं जब हम ये विश्वास कर लेते हैं या कहते हैं कि हम इसे समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, द एंटोनिम ऑफ बिलीव इज। तो बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है, विश्वास करना, विश्वास करना या मानना, ठीक है, विश्वास करना या मानना, मान लेना, ठीक है, बिलीव का मतलब होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या इन्होंने, बिलीव का एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है क्या, रिवील। रिवील का मतलब होता है कि समथिंग विच वाज टू बी केप्ट एज सीक्रेट बट समहाउ इट हैज बीन मेड पब्लिक, ठीक है, कोई भी चीज जो रहस्य समझी जानी थी, जिसको एज अ इट वाज इंटेंडेड टू बी अ सीक्रेट, एक रहस्य के रूप में रखा जाना था, बट उसको पब्लिक कर दिया गया, उसको लोगों को बता दिया गया, यानी उजागर कर दिया गया, रिवील कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन 2 देखते हैं, डिसबिलीव। डिसबिलीव का मतलब होता है न मानना, विश्वास न करना, ठीक है, विश्वास न करना, विश्वास न करना या न होना, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है कि अस्वीकार कर देना, मना कर देना, ठीक है, अस्वीकार करना, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, अस्वीकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, एंटोनिम पूछा गया है किसका, बिलीव का। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, मानना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देखो, डिसबिलीव। डिसबिलीव का मतलब होता है विश्वास न करना, न मानना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा जो है डिसबिलीव, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बिलीव, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. The group of sentences is, India is chiefly an agricultural land. In ancient times, people dug canals to drain water from perennial rivers. It was a very difficult task, but large tanks were excavated and small dams built to hold back floods. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंशिएंट इंडिया के बारे में, कि वहां पे ड्रेनेज सिस्टम कैसे था, कैसे इरिगेशन सिस्टम बेसिकली तो कैसे था। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज चीफली, मुख्यतः एक एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि प्रधान देश है। और एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, पीपल डग कैनाल्स टू ड्रेन वाटर फ्रॉम पेरेनियल रिवर्स। तो जो पेरेनियल रिवर्स होती है, पेरेनियल रिवर्स का मतलब होता है कि ऐसी नदियां जो कि सालों भर बहती हैं, इनको बोलते हैं 12 मासी नदियां, ठीक है, क्योंकि कई ऐसी नदियां होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो वाटर रिसीव करती हैं, जैसे रेनफॉल से, और फिर वो फ्लो होती हैं। बट कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो कि सालों साल बहती हैं, ग्लेशियर से उनका सोर्स होता है, ग्लेशियर सोर्स होते हैं उनका, उनके वाटर का, तो वो सालों साल बहती है, 12मासी नदियां होती हैं, उनमें हमेशा जल रहता है और वो फ्लो होती रहती है, बहती रहती है, तो उनको पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है। तो इंडिया क्या है, मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पे एंशिएंट टाइम में क्या होता था, पीपल जो है, जो लोग यहाँ पे हैं, वो क्या करते थे, कैनाल्स मतलब नहरें खोदते थे। डग, पीपल डग कैनाल्स, पीपल जो है नहरें खोदते थे, क्यों, टू ड्रेन वाटर, वाटर को ड्रेन करने के लिए, निकालने के लिए, कहाँ से, पेरेनियल रिवर से, जो हमारी 12मासी नदियां हैं वहां से। बट क्या था, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम था ये, क्योंकि अभी आप हम जेसीबी की बात करते हैं, वी हैव सो मेनी टूल्स टू डिग, है ना। बट वहां पे उस समय आप सोचो कि जिस समय जेसीबी जैसे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, तो हाउ पॉसिबल, हाउ इम्पॉसिबल वुड इट हैव बीन, है ना।
कि खोदना, खुदाई करना नहरों की, तो कितना ये डिफिकल्ट हुआ होगा, इम्पॉसिबल, असंभव सा हुआ होगा। बट उस समय भी लार्ज टैंक्स, जो बड़े बड़े टैंक्स थे, दे वर एक्सकवेटेड, है ना, खोदाई की गई उनकी भी, खोदे गए वो भी, एंड स्मॉल डैम्स वर ऑल्सो बिल्ट, स्मॉल जो डैम्स थे, छोटे छोटे बांध थे, वो भी बनाए गए थे। क्यों? टू होल्ड बैक फ्लड्स, ठीक है। जो बाढ़ का पानी है, जो बाढ़ के समय जब नदियां उफान पे होती हैं, तो उस बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े जो लार्ज टैंक्स थे वो एक्सकेवेट किए गए थे, खोदे गए थे, और डैम, छोटे छोटे डैम्स भी बनाए गए थे उन वाटर को, जो फ्लड वाटर है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा बना, द टर्म पेरेनियल मीन्स, जो हमारा पेरेनियल है उसका मतलब क्या होगा। मैंने पहले ही बता दिया, पेरेनियल का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो कि 12 मासी जो नदियां हैं वो, पेरेनियल रिवर्स ऐसी रिवर्स होती हैं जिनमें साल के 12 के 12 महीने जो है वहां पे आपका पानी भरा रहता है, ठीक है, पानी फ्लो होता रहता है उसमें, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे या रेनफॉल के समय नहीं वो रिचार्ज होती और वो फिर बहती, बट वो हमेशा 12 मासी नदियां होती हैं ये, उनमें हमेशा पानी रहता है और वो बहती रहती है। तो यहाँ पे पेरिनियल का पूछा है मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज रिवर्स फ्लोइंग इनटू कैनाल्स, ऐसी नदियां जो कि नहरों में फ्लो कर रही हैं, ठीक है। ऑप्शन टू देख लेते हैं, फ्लोइंग वंस अ ईयर, केवल एक बार बहना, साल में एक बार बहना पर्टिकुलर टाइम पे। ऑप्शन थ्री हमारा है फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहना, 12 महीने, है ना, साल के 365 दिन बहना, है ना, 12 मासी नदियां, जैसे मैंने कहा था ना कि पेरेनियल रिवर्स आर द रिवर्स, दोज रिवर्स दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, है ना, ऐसे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं होता उनका, वो फ्लो होती हैं साल के 365 दिन। ऑप्शन फोर है फ्लोइंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय में फ्लो करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस देख लिए अपने चारों, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द टर्म पेरेनियल मीन्स, जो पेरेनियल है हमारा उस टर्म का मतलब क्या होगा, जो पेरेनियल है। तो इसका मैंने पेरेनियल का आपको मतलब पहले ही बता दिया था कि रिवर जो फ्लो करे थ्रू आउट द ईयर, है ना, 12 मासी नदियों को पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री को हम करेक्ट मार्क करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं हम पैसेज अपना। तो हमारा सेम पैसेज है, इंडिया इज चीफली एन एग्रीकल्चरल लैंड, इन एंशिएंट टाइम्स people dug canals to drain water from perennial rivers. It was a very difficult task, but large tanks were excavated and small dams built to hold back floods. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, excavated means, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैसेज अगर देखो तो यहाँ से आप यू कैन इजिली गेस द मीनिंग ऑफ excavated, right? So it was a very difficult task. People used to dig canals to drain water from perennial rivers, but it was very difficult to do that, right? Because there were no equipments that we have today, है ना। तो वहां पे वो इक्विपमेंट्स नहीं थी, मोस्टली छोटे छोटे टूल्स थे that were employed to dig the canals, to dig the holes. So that's why it was very difficult task. And but even after that, like it was a very daunting task, very difficult task, but even after that, after so many limitations, the people in ancient times, ancient people, they what they did was they built small dams, they excavated tanks, large tanks, and the entire purpose of excavating dams, tanks, building dams was to hold back the floods, the water of floods, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज टैंक्स वर एक्सकेवेटेड, ठीक है, जो जो बड़े बड़े टैंक्स थे उनकी क्या हुई थी, एक्सकेवेशन हुई थी, खुदाई, ठीक है। तो एक्सकेवेट करने का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे ऑल्सो डू एक्सकवेशन, दे एक्सकेवेट दी ओल्ड caves to construct the history of that particular period of time.
तो वो भी हिस्ट्री में भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सकेवेशंस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं प्लेसेस की, टू गेट टू नो अबाउट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक्सकेवेटेड का मतलब सीधा सीधा होता है, एक्सकेवेटेड इज दी पास्ट पार्टिसिपल और दी V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है एक्सकेवेट का। एक्सकेवेट, एक्सकेवेट इज अ वर्ब, इट मीन्स टू डिग। ठीक है, खुदाई करना। ऑप्शंस देख लेते हैं, टू फिल भरना, ऑप्शन 2 टू मेक केव्स गुफाएं बनाना, ऑप्शन 3 टू डिग खुदाई करना, ऑप्शन 4 टू फ्लड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 देखो आप, ऑप्शन 3 टू डिग खुदाई करना। तो एक्सकेवेटेड का जो मतलब होगा वो एग्जैक्टली होता है टू डिग। ठीक है, खुदाई करना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है। तो यहाँ पे क्या है, अ निग्रो इट्स समवन विथ ब्लैक स्किन हु कम्स फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, तो निग्रो कैसा हो, कौन होता है, एक निग्रो वो होता है जो कि कैसा हो, ब्लैक स्किन हो जिसका, और वो अफ्रीका से बिलोंग करता हो, और इट इज एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड एंड इज ऑफेंसिव। तो निग्रो क्या है, एक ओल्ड फैशन्ड वर्ड है और ये एक ऑफेंसिव वर्ड है। ठीक है, निग्रो। और मोस्टली जो अफ्रीका से लोग आते हैं जो ब्लैक स्किन के होते हैं उनको हम निग्रो कहते हैं। ठीक है, बट इट्स वेरी ऑफेंसिव वर्ड टू बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है इन्होंने, गिव द सिनोनिम ऑफ ऑफेंसिव। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा इन्होंने, समानार्थी शब्द पूछा है ऑफेंसिव का। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, ऑफेंसिव का मतलब होता है कि अपमानजनक। ठीक है, ऑफेंसिव का मतलब होता है आपत्तिजनक, इंसल्टिंग। ठीक है, इंसल्टिंग, इंसल्टिंग यानी आपत्तिजनक। ठीक है, कोई चीज अगर ऑफेंसिव है तो वो कैसी है, आपत्तिजनक है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है एग्रेसिव, ऑप्शन 1 हमारा है एग्रेसिव, और ऑप्शन 2 जो हमारा है, हमारा यहाँ पे सिंपैथेटिक है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 का मतलब अगर देखें, एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आक्रामक, आक्रामक। ठीक है, वेरी ईगर टू फाइट। ठीक है, वेरी वायलेंट, और जो दे आर ऑलवेज ईगर टू फाइट, है ना, गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, तो उनको हम बोलते हैं एग्रेसिव, जो बिल्कुल आक्रामक रवैया जिनका हो, उनको हम एग्रेसिव कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा है सिंपैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, और सिंपैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, जिसके लिए, जिसके, अगर कोई चीज है, अगर आपके मन में किसी दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, दूसरे के लिए दया का भाव है, ठीक है, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, तो उसके लिए आपके मन में क्या है, सिंपैथी है, यू आर सिंपैथेटिक टू द पर्सन जिसकी बात आप कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा है कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है कि जो जिसके पास हैविंग रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स। ठीक है, तो कर्टियस का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सभ्य हो। ठीक है, सभ्य आचरण वाला हो जो। ऑप्शन 4 हमारा है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग डिफेंड से बना है। डिफेंड का मतलब क्या होता है, बचाव करना। ठीक है, बचाव करना, बचाव करना, डिफेंड करने का मतलब होता है। ठीक है, डिफेंडिंग डिफेंड से बना है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, गिव द सिनोनिम ऑफ ऑफेंसिव, तो यहाँ पे इंसल्टिंग, बिल्कुल आपत्तिजनक जो हो। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 1 एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। तो यहाँ पे आफ्टर लुकिंग एट ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल टू अस, we can certainly say that option 1, which is aggressive, seems to be the most appropriate synonym of the given word offensive, because it is somehow, the meaning of aggressive is somehow related to the meaning of the word offensive. ठीक है, तो इसीलिए हम ऑप्शन 1 को यहाँ पे करेक्ट मार्क करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ माउंटेन टॉप रिमूवल माइनिंग हैज कॉज्ड परमानेंट डैमेज टू अपलेशिया। ठीक है, तो जो डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशक प्रोसेस है
कौन सा प्रोसेस? MTR, माउंटेन टॉप रिमूवल माइनिंग। ठीक है, माइनिंग का मतलब होता है खनन करना। ठीक है, माइनिंग करने का मतलब खनन करना, किसी भी चीज को खोद करके निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो प्रोसेस, एक कई सारे प्रोसेसेस यूज होते हैं, है ना, माइनिंग करने से पहले, खुदाई करने से पहले। तो एक प्रोसेस जो है माउंटेन टॉप रिमूवल, MTR प्रोसेस, यानी कि पहले माउंटेन के टॉप्स को डायनामाइट वगैरह लगा करके, एक्सप्लोजिव लगा करके उसको उड़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर वहां पे माइनिंग करी जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये पैसेज कह रहा है द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जो प्रोसेस है माउंटेन टॉप रिमूवल, जो प्रोसेस है माइनिंग का, वो डिस्ट्रक्टिव है, विनाशक है। उसने क्या किया है? हैज कॉज्ड परमानेंट डैमेज, है ना, स्थायी रूप से काफी उसने डैमेज, हानि पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है। किसको? अपलेशिया को। एक ये रीजन है। ठीक है, और आगे, while mining companies are usually vigilant about securing the rock formations, they seem less interested in restoring native vegetation. ठीक है, तो यूजली जो एटीट्यूड है माइनिंग कंपनीज का, दे आर यूजली विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, दे आर वेरी विजिलेंट अबाउट सिक्योरिंग द रॉक फॉर्मेशंस, बिकॉज रॉक फॉर्मेशन जब होता है तो उसी प्रोसेस में काफी सारे मिनरल्स भी बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रॉक फॉर्मेशन। सो दे आर मोर careful about about securing the rock formations, because that will lead to the beneficial mining, but at the same time they are very reluctant to the restoration of native vegetation, because when you like you put the mountain tops or the any area to blast, to explode, then that explosion, that process of the removal, that process of explosion causes damages to the vegetation of the native area of the area। तो वहां पे जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है ना, जो वनस्पतियां हैं वहां की, उसको वो काफी क्या करता है? डैमेज कॉज करता है। बट यहाँ पे जो कंपनीज है, माइनिंग कंपनीज है, दे आर वेरी विजिलेंट अबाउट सिक्योरिंग द रॉक फॉर्मेशन। जैसे रॉक कैसे बनता है, उन सबको वो कैसे इंश्योर कर पाए, ताकि आगे चल के उनको तो बेनिफिट होगा ना रॉक से ही, क्योंकि रॉक के फॉर्मेशन के प्रोसेस से ही मिनरल्स बनते हैं। बट वो क्या है, वो ज्यादा है ना इंटरेस्टेड नहीं है रिस्टोर करने में जो वहां की नेटिव वेजिटेशन है। ठीक है, जो वहां की वनस्पतियां हैं उनको लेकर के वो। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना? द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू विजिलेंट इज। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, एंटोनिम पूछा गया है किसका? हमारा जो वर्ड है विजिलेंट का। ठीक है, तो विजिलेंट का एंटोनिम पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने। ऑप्शन 1 हमारा है एनॉयड। एनॉयड पास्ट पार्टिसिपल है, एनॉय से मिलकर बना है। एनॉय का मतलब होता है कि चिढ़ाना, चिड़चिड़ा कर देना। ठीक है, एनॉयड का मतलब होता है खिन्न। एनॉयड का मतलब होता है खिन्न या चिड़चिड़ा। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा है लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है बिल्कुल उदार। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा है केयरलेस, असावधान, असावधान। ऑप्शन 4 हमारा है डिसप्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न, डिसप्लीज्ड का मतलब होता है अप्रसन्न। ठीक है, अप्रसन्न। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि बताओ द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू दी गिवन वर्ड विजिलेंट। तो विजिलेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा बेसिकली पूछा गया विजिलेंट का। इफ यू लुक एट ऑप्शन 3 विच इज केयरलेस, है ना, तो केयरलेस का मतलब क्या होता है? असावधान, असतर्क। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? सतर्क होता है, सावधान होता है। बट केयरलेस का मतलब क्या होता है? असतर्क, असावधान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 है केयरलेस, इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विजिलेंट। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 3 केयरलेस एज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ sentences. Again we have the same passage. After the mining companies, this is the excerpt from the same passage. After mining companies put mountain top to blast, जब कंपनियां माउंटेन टॉप को ब्लास्ट करने के लिए रख देती है, ब्लास्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है? द एक्सेस माउंटेन टॉप। ठीक है, जो एक्सेस माउंटेन टॉप होता है which miners refer to as overburden, miners को क्या कहते हैं? overburden कहते हैं। ठीक है, is usually dumped into nearby valleys or streams।
ठीक है। तो ब्लास्ट करने के बाद क्या होता है, माउंटेन टॉप्स को ब्लास्ट करने के बाद क्या होता है, जो एक्सेस माउंटेन टॉप होता है, जो उसका रेसिड्यू होता है, जो डेब्रीज होती है, जिसको माइनस कहते हैं कि ये ओवरबर्डन है, वो क्या होता है, वो यूजुअली डंप्ड हो जाता है कहाँ पे, नियर बाई जो वैलीज हैं, घाटियां हैं, या जो जल के स्रोत हैं, स्ट्रीम्स है, ठीक है, जलधाराएं हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है क्वेश्चन, द टर्म ओवरबर्डन मीन्स, ठीक है। तो ओवरबर्डन का यहाँ पे मतलब पूछा गया है, ओवरबर्डन का मतलब क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। सो ऑप्शन 1 इज डेब्रीज फ्रॉम लैंडस्लाइड्स। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, रेमिनेंट्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। तो नेचुरल फॉरेस्ट के रेमिनेंट्स को क्या कहा जाता है, क्या ओवरबर्डन कहा गया है पैसेज में। या ऑप्शन 3 जो हमारा है, वीड्स प्लांटेड बाय माइनिंग कंपनीज। ऑप्शन 4 हमारा है एक्सेस माउंटेन टॉप लेफ्ट आफ्टर द ब्लास्ट। इफ यू केयरफुली लुक एट द पैसेज given here, after the mining companies put mountain top to blast, what happens, the excess mountain top that the mining companies the miners refer to as overburden, they are usually dumped into nearby valleys or streams. So you can, after looking at the passage, this specifically this line, the excess mountain top, which miners refer to as overburden, you can simply say that they are referring to the excess mountain top left after the blast, right? So it is implicit in the passage that they are referring to the excess mountain top that is left after the blast, after the mining companies put mountain top to blast, right? So we would mark option 4 as the correct option, because option 4 seems to be the correct explanation of the given term overburden in this context of given passage. So let's move on to the next group of sentences. The next group of sentences is Stockholm is spread out on an archipelago of 14 islands. तो स्टॉकहोम जो हमारी एक राजधानी है स्वीडन की, ठीक है, एक स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है, और स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, स्प्रेड आउट है ना, कहाँ पे है वो, एक आर्कीपिलागो पे फैला हुआ है, आर्कीपिलागो पे फैला हुआ है, किसके, वन ऑफ द आर्कीपिलागोज ऑफ 14 आइलैंड्स, ठीक है। तो एक आर्कीपिलागो पे वो फैला हुआ है 14 आइलैंड्स के, है ना, द्वीप समूह होता है आइलैंड्स का मतलब, ठीक है। फॉर स्टॉकहोमर्स, जो स्टॉकहोम के जो रहने वाले निवासी हैं, फैंस ऑफ ग्रेट आउटडोर्स, वो आउटडोर के काफी बड़े फैंस हैं, प्रशंसक हैं। दिस इज एन एमिएबल एंड ग्रेसफुल होम एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन विच टू लिव, ठीक है। जो स्टॉकहोम है, द कैपिटल ऑफ स्वीडन, एन यूरोपियन कंट्री, it is spread out on an archipelago of 14 islands, and for the natives, for the people of Stockholm, they are the fans of great outdoors, and basically this place, the Stockholm, is an amiable and graceful home, and it also has a very healthy natural environment in which to live, they can live peacefully, right? So let's look at the question, what comes out from this passage. Here we have been asked the meaning of archipelago. What does archipelago mean? ठीक है, let's look at our options one by one. Option 1 is a group of cities, ठीक है, शहरों का समूह. Option 2 a group of islands, द्वीप समूहों का एक समूह. Option 3 a group of lakes, झीलों का समूह. The final option, the last and the fourth option is a group of coral reefs, ठीक है, जो प्रवाल भित्तियां हैं, कोरल रीफ्स है, उनका ग्रुप. तो आर्कीपिलागो का मतलब क्या होता है, आर्कीपिलागो का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। आप इस पैसेज में पहले सेंटेंस में आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आर्कीपिलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, द्वीप समूहों का एक समूह होता है, ठीक है, द्वीपों का एक समूह होता है. तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और द मीनिंग ऑफ द गिवन term archipelago. Let's move on to the next group of sentences. We have again the same passage. Stockholm is spread out on an archipelago of 14 islands.
For Stockholmers, fans of great outdoors, this is an amiable and graceful home and a healthy environment in which to live. तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है इस पैसेज से. What is the opposite of the word amiable? यहाँ पे you can see the word amiable given in the passage. Right here it is amiable, the word given, and they are asking the antonym of the given word amiable. Amiable means something sociable, sociable और congenial, ठीक है, जो बिल्कुल मिलनसार हो, है ना, मिलनसार हो, फ्रेंडली हो, कंड्यूसिव हो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एमिएबल कहते हैं. ठीक है, एमिएबल एक यहाँ पे एडजेक्टिव है. लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन. ऑप्शन 1 इज एनर्वेटिंग. इनर्वेटिंग का मतलब होता है कि लैकिंग इन एनर्जी, ऊर्जा की कमी. ऑप्शन 2 हमारा है रिफ्रेशिंग. रिफ्रेशिंग का मतलब होता है समथिंग दैट रिफ्रेशेस यू, है ना, दैट रिचार्जेस यू, दैट गिव्स यू एनर्जी, है ना, जो आपको तरोताजगी दे, फ्रेशनेस दे आपको. ऑप्शन 3 हमारा है इनविगरेटिंग. इनविगरेटिंग का मतलब होता है समथिंग दैट गिव्स यू पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटीज, ठीक है, जो आपको स्फूर्ति दे. ऑप्शन 4 हमारा है अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट का मतलब होता है समथिंग which is not liked or something which is not like conducive to the liking. ठीक है, तो unpleasant का मतलब होता है अप्रिय. ठीक है, unpleasant का मतलब होता है अप्रिय. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है. हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे जल्द से जल्द मिलते रहें. Thanks for watching the video. Have a great day ahead. We will meet again in the next video. Jai Hind.